हेलो हेलो हेलो। क्या बोलती पब्लिक? एकदम बढ़िया। यस वी आर लाइव नाउ। क्या बोलती पब्लिक? एकदम बढ़िया। तो आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, लगातार क्लासेस को रिवाइज कर रहे होंगे। मैं हूं किशन पांडे और यह भारत का सबसे भरोसेमंद प्लेटफॉर्म यूबी बोर्ड वाला। कैसे सभी लोग? अलका यादव, अमर, अर्नव, प्रिया, अनुष्का सिंह, अभी, आदर्श, अखिलेश, सुमित, अनुष्का, सभी को ऑडियो वीडियो क्लियर है? आयुष गंगवार, अनुष्का सिंह, मिली जसवाल, विकास कुमार, किस मैं बढ़िया हूँ बेटा, आप कैसे हो? आर्यन, सांभवी, प्रीति, नंदिनी कुमारी, सबकी पढ़ाई लिखाई चल रही बढ़िया। आज हम लोग इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड के न्यूमेरिकल के बारे में बात करेंगे, लेकिन हमारा बहरहाल एक टॉपिक रह गया था, उसको हम कवर करने के बाद न्यूमेरिकल ही सॉल्व करेंगे, ठीक है? गुड इवनिंग, सभी को ऑडियो वीडियो क्लियर है? बेटा आज थोड़ा सा देखो, अब आप लोग कहोगे कि सर क्लास में, फिजिक्स की क्लास में रोज भूत पिशाच आ जाता है। बेटा आज लाइट का थोड़ा बहुत पता नहीं क्यों लाइट कट ऑफ हो रही है, तो बीच में अगर क्लास इफ पॉसिबल की बंद होता है तो मेरे भाई हम लोग फिर से कंटिन्यू करेंगे, और अगर क्लास कंटिन्यू रही तो हम पूरी क्लास करेंगे, ठीक है? ऐसा, ठीक है? ठीक है, सभी लोग तैयार हो? चलो। हाँ बेटा मैं ठीक हूँ, थोड़ा सा पता नहीं फीवर कैसे हो गया, होना तो नहीं चाहिए लेकिन हो गया है। सबको ऑडियो वीडियो क्लियर है क्या? एक बार मुझे कमेंट सेक्शन बताएं, सभी को ऑडियो वीडियो क्लियर है क्या? सिमरन, अलका यादव, वैष्णवी, तनु, आयुष, ज्योति, सबको क्लियर है? मैं आगे बढ़ सकता हूँ? बढ़ने की उम्मीद तो कर ही सकता हूँ आप सभी से। चलें गाइस? क्या हो गया? बंद कर दो, चाहिए चल रहा है ना, आवाज नहीं आएगी इस वजह से। चलिए गाइस, तो सभी लोग की पढ़ाई लिखाई कैसी चल रही है? बढ़िया चल रही है? बढ़िया हमेशा की तरह? चलिए गाइस, थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ेंगे, ज़्यादा नहीं। ओके, चलिए। अभी तक हमने क्या पढ़ा था और हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, आइए इस पर डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है? चलो गाइस, हाँ हाँ ठीक है, कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, आइए बताते हैं आपको कि हम लोगों ने कहाँ कहाँ तक पढ़ लिया था, और आज जो सेशन हमारा वो न्यूमेरिकल का सेशन बेसिकली है, लेकिन एक एक हमारे पास वो रह गया था, ठीक है? आइए चर्चा करते हैं मेरे भाई। कैसी चल रही सबकी पढ़ाई लिखाई? क्लासेस में आनंद आ रहा है? ठीक है, चलिए। फर्स्ट डे, प्लीज एडवाइस, जिन बच्चों का पहला दिन है मेरे भाई, वो पिछले लेक्चर्स को रिवाइज कर लेंगे। आपका कल परिश्रम की क्लास नहीं है, परसों 8 बजे है, तो आप लोग प्लीज प्रयास करके जो भी एक दो लेक्चर्स आपके हुए हैं बेसिक में, उनको प्लीज पढ़ लीजिए, है ना? पहला लेक्चर पढ़िएगा, दूसरे लेक्चर में थोड़ा सा इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई की वजह से दिक्कत हुई थी, थर्ड लेक्चर में सेम चीज सेकंड लेक्चर वाला हमने पढ़ा दिया था। पहला लेक्चर आप देख लेंगे, तीसरा भी देख सकते हैं, दूसरा भी देख लीजिएगा, फिर दूसरा के बाद तीसरा, फिर उसके बाद आज चौथा लेक्चर होने ही जा रहा है, ठीक है? नैन्सी पटेल, पढ़ाई लिखाई अच्छी सबकी चल रही, सबको मजा आ रहा है? कल मैंने एक एक चीज कान पकड़ के आपको बता दिया था मेरे भाई, है ना? आपको याद होगा। बहरहाल, मान लीजिए क्लास किसी भी कारण से अगर, थैंक यू बेटा उन्नति, किसी कारणवश थोड़ा बहुत कम होता है, खराब होता है, तो प्लीज कोऑपरेट कर लीजिए, ये क्लास हम कंटिन्यू रखेंगे जरूर, ठीक है? दूसरी चीज है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो ये है कि जिन बच्चों की बेसिक कमजोर है, जो बच्चे नए हैं, है ना, यूट्यूब पर एक क्लास हमने लगाई है, बेसिक मैथ फॉर फिजिक्स, फिजिक्स वाली मैथ, जीरो लेवल फिजिक्स, है ना? तो उसमें हम यूनिट कन्वर्जन, कैलकुलेशन, डिफरेंशिएशन, जो मैथ है, ट्रिग्नोमेट्री है, उन सबको पढ़ाएंगे। जिन बच्चों को आता है वो भी देख लेंगे, जिन बच्चों को नहीं आता है वो भी देख लेंगे, जरूरी है आप सभी के लिए। तो प्लीज
है ना, जब आपको मौका लगे तो आप देख लीजिएगा, ठीक है। हमने क्लास लाइव शेड्यूल करी है, संभवतः प्रयास करेंगे कि आज 7 बजे क्लास आपकी हो, और अगर रहेगा तो, नहीं तो फिर वो क्लास तो आज या कल कल तो कंफर्म है, होगा ही, या तो प्रयास रहेगा 7 बजे लगी, ठीक है। आप लोग आराम से देख सकते हैं, और उसको हम बैच में भी डलवा देंगे, ठीक है सर। ठीक है बेटा, वाइस सबको आ रही है, आपको दिक्कत है एक बार फिर से आप रिफ्रेश कर लीजिए, ठीक है भाई। चलो, परेशान नहीं हो। चलिए, प्रीवियस लेक्चर्स में हमने बात किया था द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आपको पता है सबसे पहले द्विध्रुव के बारे में, P बराबर होता है मेरे भाई 2L/Q, है ना, और यह एक सदिश राशि है जिसकी दिशा, इसका जो डायरेक्शन है, ये मैंने कहा था एक सदिश राशि है, और जिसका डायरेक्शन जो दिशा होती है वो ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होती है, ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होती है, इसके बारे में हमने बताया था। द्विध्रुव के कारण तीव्रता अक्षीय स्थिति पर और निरक्षीय स्थिति पर, इनका डेरिवेशन द्विध्रुव के कारण तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता या फिर तीव्रता कह लीजिए। एक हमारे पास था अक्षीय स्थिति यानी कि एक्सियल पोजीशन वाला हमने पढ़ा था, और एक निरक्षीय स्थिति यानी कि ब्रॉड साइड पोजीशन या फिर इक्वेटोरियल पोजीशन भी इसको कहते हैं, आपको याद होगा। इन दोनों का डेरिवेशन और दोनों का डायग्राम कल हमने 2 से 3 बार रिपीट किया था। जो बच्चा बिल्कुल कमजोर है वो भी अगर दोबारा देख लिया होगा लेक्चर को तो आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा, ठीक है। अच्छा, चलिए अब हम आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, धीरे धीरे पढ़ेंगे, आराम से समझेंगे, ठीक है। चलिए, आज तो वैसे न्यूमेरिकल के क्लासेस है, एक चीज आज और है, चलिए आज एक डेरिवेशन बचा है, एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर लगने वाला बल, ठीक है। एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर लगने वाला बल, ये डेरिवेशन एक रह गया है आपका इस चैप्टर में। एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर बल लगने वाला बल, टॉर्क, इसका डेरिवेशन एक बाकी है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर ये कहां से पूछा जाता है, थैंक यू बेटा ऋषभ, कि ये कब पूछा जाता है, ये आपके डेरिवेशन पे 3 नंबर का आपके यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछा गया है। हालांकि आज जो मैंने जो न्यूमेरिकल लिया है, जो ऑब्जेक्टिव लिया है, वो आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी हैं, बट उसको हम पढ़ लेते हैं फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आ जाइए, तो प्रयास रहेगा पहले एक स्लाइड लेके उसको समझा देते हैं, हेडिंग डाल लेंगे ताकि आपका एक भी टॉपिक छूटा ना रहे, है ना। बाकी के जो अगर आपको लगता है कि थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ना चाहिए तो हम किसी भी एक ऐसे टॉपिक को पूरे चैप्टर की समरी देते हुए, अगर मुझे लगेगा कि इस चैप्टर में कुछ और भी एक्स्ट्रा चीजें जो आपको आनी चाहिए तो उसको हम एक्स्ट्रा क्लास के माध्यम से आपको समझा देंगे। पहले बेसिक पढ़ो, जो आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको पढ़ो, जो आपके कंसेप्ट के लिए इंपॉर्टेंट है उसको पढ़ो, बाकी सब पढ़ा देंगे, ठीक है। जरूरी नहीं है कि मेरे भैया जो आपकी किताब में लिखा है कि अंबर से खाल से लगड़े एबोनाइट की छड़ लिया घिसा, ये सब लिखने की जरूरत नहीं है। आपको कंसेप्ट ऑफ लर्निंग पे फोकस करना है, आपको सीखना क्या है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो सब कुछ लिखा पढ़ी में नहीं ले जाना, पता चला कुछ लिखा रहा है कल सर आप बहुत परेशान थे बेटा जब थोड़ा क्लास लेट हो जाती है ना तो परेशानियां बढ़ जाती है, टाइम चेंज कर दूं, अच्छा कमेंट नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। लिखेंगे एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र में, ठीक है, एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र में एक समान, एक सेकंड बेटा, आवाज आ रही सबको? अच्छा ठीक है बेटा गुलमेश, हेलो हेलो, आवाज आ रही सबको, आवाज आ रही है, आवाज ठीक है। हेडिंग डालेंगे एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर लगने वाला बल, या फिर कार्यरत बल। एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर कार्यरत बल, ठीक है। आइए समझाते हैं आपको
कि एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर जो कार्यरत बल होगा वो कैसे लगेगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि आपके पास एक वैद्युत क्षेत्र है, ठीक है, ध्यान से देखिए, और एक समान है। सपोज दैट मान लीजिए एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र को कॉपी पे दिखाने के लिए ऐसे इस्तेमाल किया जाता है, धनावेश से बाहर की ओर। ये एक समान वैद्युत क्षेत्र यानी कि इसके सभी बिंदुओं पर जो वैद्युत क्षेत्र है, आवेश का जो क्षेत्र है मेरे भाई, वो एक समान है, एक दिशा में है, एक डायरेक्शन में है। पहली बात, वैद्युत द्विध्रुव का मतलब ये है कि मान लीजिए कि हमारे पास एक क्या है मेरे भाई, माइनस क्यू आवेश है और हमारे पास एक प्लस क्यू आवेश है। ध्यान से देखिए, आपको समझ में भी आ जाएगा। ये हमारे पास द्विध्रुव है ए बी, है ना, और इसका एक मध्य बिंदु है ओ। अगर ये थीटा कोण पर है, ठीक है, अब आपको पता है कि यहां से यहां तक की डिस्टेंस क्या होगी मेरे भाई, 2l होगी। क्यों 2l होगी? क्योंकि मेरे भाई ये क्या है मेरे भाई, इलेक्ट्रिक डायपोल है। क्या है मेरे दोस्त, ये इलेक्ट्रिक डायपोल है वैद्युत द्विध्रुव। यहाँ पे माइनस क्यू है, यहाँ पे प्लस क्यू आवेश, ये चीज थीटा कोण पर है। अब आप मुझे बताइए कि अगर किसी भी वैद्युत द्विध्रुव को एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखेंगे तो क्या इस आवेश पर बल लगेगा? हाँ लगेगा। क्या इस आवेश पर बल लगेगा? जी बिल्कुल लगेगा। कैसे लगेगा? थोड़ा आवाज तेज कर दो, हेलो, थोड़ा आवाज तेज कर दो। ठीक है, मैंने आपसे क्या कहा, ध्यान से समझिए। हमारे पास ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, यानी कि एक समान वैद्युत क्षेत्र है। ध्यान से समझिए, आपको समझाने की जिम्मेदारी हमारी है। एक समान क्या है मेरे भाई, वैद्युत क्षेत्र है आपके पास। क्या है मेरे भाई, एक समान वैद्युत क्षेत्र है। अगर किसी भी द्विध्रुव को, द्विध्रुव का मतलब क्या होता है, डायपोल क्या होता है, जब समान परिमाण और विपरीत प्रकृति के आवेश को अल्पतन दूरी यानी कि 2l डिस्टेंस पर रखा जाता है, तो ऐसा समायोजन यानी कि ऐसा सिस्टम हमारा वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। और इस वैद्युत द्विध्रुव को थीटा कोण पर किसी भी एक समान वैद्युत क्षेत्र में अगर हम लोग रख देते हैं, एक समान वैद्युत क्षेत्र में थीटा कोण पर हमने मान लीजिए रख दिया, एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए एक समान वैद्युत क्षेत्र में थीटा कोण पर हमने रख दिया। अब आप मुझे बताइए, ये चूंकि एक आवेश है और ये भी आवेश है, ठीक है, और एक समान अगर वैद्युत क्षेत्र होगा तो आवेश का ही तो क्षेत्र है, तो ये आवेश इस पर भी बल लगाएगा और ये आवेश इस पर भी बल लगाएगा। यानी कि अगर ये ऐसे है, भैया वॉइस बढ़ा दीजिए प्लीज, वॉइस कम है। अगर मान लीजिए थोड़ा सा वही तेज कर लो, ईयरफोन लगाया तो। सर नो यूज इंग्लिश वर्ड, विकास कुमार इंग्लिश यूज, अगर इंग्लिश वर्ड यूज करना तो आप बता दीजिए, हम कर देंगे। आप लिख लीजिए, आपको लिखना हो। इलेक्ट्रिक डायपोल इन एन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, इंग्लिश में भी बता देंगे, ठीक है, प्लीज रिपीट एलकाफ। अगर हमारे पास कोई यूनिफॉर्म है, ठीक है, फोर्स एक्टिंग ऑन इलेक्ट्रिक डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी भी चार्ज के ऊपर यानी कि डायपोल के ऊपर लगने वाला फोर्स। आइए समझा रहे, अभी तो मैंने समझाया नहीं ना, ध्यान से देखिए। हाँ बेटा नैन्सी पटेल, अगर हमने आपसे कहा कि ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक समान वैद्युत क्षेत्र है हमारा और इस पर भी बल लगेगा, क्योंकि अगर कोई आवेश है, चार्ज है और ये किसी वैद्युत क्षेत्र में है, किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में है, और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में हुआ ये, तो इस आवेश पर ये फोर्स लगाएगा। क्यों? क्योंकि वहां पे वैद्युत क्षेत्र है। एक आवेश पर तभी फोर्स लगेगा जब कोई वहां पे दूसरा आवेश होगा, और आवेश यानी कि चार्ज का ही तो एरिया है, चार्ज का ही तो क्षेत्र है, तो वहां पे इस पर फोर्स लगे, इस पर भी फोर्स लगे। इस पर फोर्स कैसे लगेगा? धन आवेश से बाहर की ओर और ऋण आवेश की ओर लगता है। तो जब कोई बल ऐसे लगेगा, मान लीजिए किधर बल लग रहा है, किधर बल लग रहा है, तो ऐसे घूमेगी। वैसे मान लो तुम इस चीज को पकड़े हो, इस चीज को नीचे दबाओ और इधर से ऊपर धक्का दो, तो ऐसे नाचेगी कि नहीं, घूमेगी कि नहीं? घूमेगी। ठीक है, समझ आ रहा है? समझ आ रहा है मेरे भाई? समझ आ रहा है? घूमेगा। तो जब भी कोई चीज किसी अक्ष के अनुदिश घूमती है, जब भी कोई चीज किसी अक्ष के अनुदिश घूमती है, तो वहां पे टॉर्क लगता है। टॉर्क का मतलब होता है बेटा बल आघूर्ण लगता है। बल आघूर्ण क्या चीज है पहले ही समझ लीजिए। कॉन्सेप्ट ऑफ लर्निंग में आपका स्वागत है। बल आघूर्ण, जब भी कोई चीज किसी अक्ष के परितः घूमती है तो वहां पे लगता है मेरे भाई बल आघूर्ण, यानी कि जिसे आप कहते हैं मेरे भाई टॉर्क। टॉर्क, टॉर्क क्या होता है मेरे भाई? जैसे मान लीजिए कि किसी चीज को आप रस्सी के सहारे बांध के ऐसे घुमाइए, वो किसी एक अक्ष के परितः किसी एक्सिस के अलोंग घूमेगी, तो वहां पे क्या होगा मेरे भाई? आघूर्ण लगेगा, टॉर्क लगेगा। पहली चीज।
ध्यान से देखिए, अभी सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। बल आघूर्ण हो लगेगा वहां पे। और बल कैसे लगता है, बल आघूर्ण क्या होता है, जैसे आपके पास, आपने देखा होगा सबके घरों में दरवाजा हो लगा होता है और खिड़की लगी होती है, बनी बात है, ठीक है। दरवाजा लगा, दरवाजे में ये कब्जा लगा होता है, कब्जा, कब्जा लगा होता है जहां के सहारे ये बंधा हुआ होता है। अब जब आप इस दरवाजे को खोलेंगे तो कैसे खुलेगा, चू 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 चू, कैसे खुलेगा, ध्यान से देखो। क्योंकि यहां पे मेरे भाई अगर हम बात करेंगे तो ये इस अक्ष के परितः ही दरवाजा खुलता है और बंद होता है। और जब भी आप इस पर बल लगाएंगे तो ऐसे हत्था हमेशा देखो कोने रहता है, हत्थे को आप ऐसे पकड़ेंगे, लंबवत पकड़ेंगे, यानी कि जो फोर्स लगेगा, यानी कि जो बल लगेगा वो आप क्या लगाएंगे मेरे भाई, लंबवत लगाएंगे। और ये जो टॉर्क होगा वो यहां से यहां तक की दूरी पर निर्भर करेगा। क्यों, अब क्यों मैं कह रहा हूं, क्योंकि मेरे भाई कोई भी चीज अगर इस अक्ष के परितः घूम रही है तो वहां पे टॉर्क लगेगा। और बल आघूर्ण बराबर क्या होता है, बल और बल से क्रिया रेखा के बीच की लंबवत दूरी, ये टॉर्क की परिभाषा होती है। टाउ बराबर बल और बल से क्रिया रेखा के बीच की लंबवत दूरी होती है। वही मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर मान लो कि आप ये जो दरवाजे का कब्जा वो होता है, हत्था होता है, कभी इसके पास लेके जाके खोलोगे तो खोल नहीं पाओगे मेरे भाई। दरवाजे को अगर यहाँ कब्जे के पास पकड़ोगे तो खोल नहीं पाओगे, आपने देखा होगा ना। जैसे मेरा हाथ है, हाथ है ना, ये एक इस अक्ष के परितः घूम रहा है, तो यहाँ पे क्या लग रहा है, टॉर्क लग रहा है। क्या लग रहा है मेरा भाई, टॉर्क लग रहा है। अगर ये जैसे जैसे यहाँ पे दूर जाएगा तो आसानी से हमारा हाथ मुड़ सकता है। यहां से मुड़ेंगे तो थोड़ा कठिन लगेगा, लेकिन यहां से मुड़ेंगे तो आसानी से मुड़ जाएगा हाथ। ऐसे ही जो टॉर्क होता है वो दो बात पे डिपेंड करता है। एक जो लंबवत आप बल लगा रहे हैं और बल से क्रिया रेखा के बीच की लंबवत दूरी, दो बात पे डिपेंड करती है। टॉर्क समझ में आया। अनमोल साहब के भैया ठीक है, बहस मत करो। सब फिजिक्स के टीचर चेंज करवाना चाहते हैं बट मुझे आपसे ही पढ़ना है सर, प्लीज मेरी बात सुनिए। अवंतिका तिवारी, कौन चेंज कराना चाहता है भैया। नहीं, ये टॉपिक अभी पढ़ लो, बाद में क्यों पढ़ोगे। किसने कहा बेटा अवंतिका। मीनाक्षी रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है। मैं जाऊं तब, मैं जाऊं, बंद कर दें क्लास, बताओ। हाँ बेटा, दोबारा समझा रहे हैं। बैकलॉग, दो क्लास का कोई बैकलॉग थोड़ी होता है, दो क्लास का कोई बैकलॉग थोड़ी था बेटा, ठीक है। तो हमने आपसे कहा कि अगर कोई चीज किसी अक्ष के परितः घूमेगी तो ऐसे दरवाजे का उदाहरण दिया, दरवाजा होता है, दरवाजे में कब्जा लगा होता है और यहाँ पे हत्था लगा होता है। आप हत्थे पर बल लगाते हैं और दरवाजे को आप हमेशा से लंबवत पकड़ते हैं ऐसे, ठीक है। दरवाजे को हमेशा क्या करते हैं, लंबवत। जैसे मान लीजिए हमारे पास ये जीव विज्ञान की किताब है ना, ये किताब है, ठीक है। अब हम अगर इसको खोलना रहेगा तो ये इस अक्ष के परितः घूम रही है ना, ऐसे ऐसे चू 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 चू। तो जितना हम इधर से पकड़ेंगे मेरे भाई उतना ये आसानी से घूमेगा। लेकिन जैसे जैसे हम इसको यहाँ करीब से मोड़ेंगे तो यहाँ पे हमें थोड़ा ताकत ज्यादा लगानी पड़ेगी। यानी कि आप ये सोचो कि ये दो बात पे निर्भर करती है, एक लंबवत हम जो बल लगा रहे हैं ये, और इसके बीच से क्रिया रेखा के बीच की लंबवत दूरी। यानी कि जो टॉर्क होता है, बल आघूर्ण होता है, वो बल और बल से क्रिया रेखा के बीच की लंबवत दूरी पर निर्भर करता है। और यार मेरे भाई एक बात बताओ, ये कक्षा 11 की चीज है, तब भी मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, ठीक है। हाँ अनिता गुप्ता फिर से बता रहे हैं, ध्यान से देखो, आ जाइए। अब हम इसी के बारे में बात कर रहे हैं कि जब इस आवेश है समान परिमाण तथा विपरीत प्रकृति के आवेश को थीटा कोण पर अल्पतम दूरी पर रखते हैं तो इसके बीच में एक बल कार्य करेगा, बल आघूर्ण होगा। क्यों, क्योंकि ये किसी एक अक्ष के परितः घूमेगा, ऐसे यू 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 घूमेगा। वही कह रहा है, एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण या फिर बल, ठीक है। लिखेंगे माना द्विध्रुव ए बी जिस पर क्रमशः माइनस क्यू तथा प्लस क्यू आवेश है,
एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र में स्थित है। एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र पर स्थित है, अतः आवेशों पर कार्यरत बल, आवेशों पर कार्यरत बल F बराबर क्या हो जाएगा मेरे भाई, क्यू ई। एक समान वैद्युत क्षेत्र में लगने वाला बल F बराबर क्या हो जाएगा मेरे भाई, Q इंटू में E हो जाएगा। ठीक है, चलो बढ़िया है। अतः आघूर्ण, अतः बल आघूर्ण, चूंकि ये रोटेट कर रहा है, बल आघूर्ण, बल आघूर्ण क्या होगा मेरे भाई, टाउ बराबर बल और बल से क्रिया रेखा के बीच की लंबवत दूरी, यानी कि ये बल है ए बी और बल से क्रिया रेखा के बीच की लंबवत दूरी, यानी कि एक तो बल इस पर लग रहा है, यहां से लंबवत दूरी ए और यहां से लंबवत दूरी ए, यहां से मान लो बिंदु ओ, तो लंबवत दूरी मेरे भाई क्या हुई, बल से क्रिया रेखा के बीच की लंबवत दूरी ये हुई। ठीक है, यानी इस बिंदु से लंबवत ये होगा, लंबवत ये होगा, लंबवत तो यही होगा ना मेरे भाई। हाँ सिमरन बेटा पढ़ा रहे हैं, परेशान मत हो, है ना, बहुत सिंपल है। यानी कि इस आवेश पर भी बल लगेगा, इस आवेश पर भी बल लगेगा। जब दो, एक आवेश यहाँ है, एक आवेश यहाँ है, बल लगेगा तो इसे घूमेगा। जब कोई चीज किसी अक्ष के परितः घूमती है तो वहां पे बल आघूर्ण यानी कि टॉर्क लगता है। तो ये टॉर्क जो लगेगा बल आघूर्ण, वो बल और बल से क्रिया रेखा के बीच की लंबवत दूरी, ये इससे लंबवत दूरी ये और इससे लंबवत दूरी ये मेरे भाई, मामला खत्म यहीं पे। अब हम ये कह रहे हैं कि मेरे भाई, अतः हमें एक बात बहुत अच्छे से पता है समीकरण 1 से, ठीक है, समीकरण 1 से हमें क्या मिला, टाउ बराबर बल आघूर्ण बराबर बल, बल की वैल्यू क्या है मेरे भाई, Q इंटू में E, लंबवत दूरी क्या है मेरे भाई, लंबवत दूरी है मेरे भाई OB। OB कैसे निकालोगे, साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है, सब लोग बताओ जरा, लंब बटे कर्ण होता है। लंब क्या है मेरे भाई OB और कर्ण क्या है मेरे भाई, ये वाला कर्ण है, कर्ण की वैल्यू क्या है 2l है। 2l क्यों है, क्योंकि मेरे भाई ये है 2l, क्योंकि यहाँ दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या होती है 2l। OB की वैल्यू क्या आ गई मेरे भाई 2l, और यहां से OB बराबर आ जाएगा, इसका गुणा इसमें कर देंगे 2l साइन थीटा। बोलो हाँ कि ना, बोलो हाँ कि ना, बोलो हाँ कि ना, क्लियर है बात। ठीक है, यहां तक सबको क्लियर है, मामला सेट है, यहां तक मामला सेट है। OB बराबर आ गया 2l साइन थीटा, 2l को उधर भेजा 2l साइन थीटा रख देंगे, अतः टाउ बराबर हमें क्या मिलेगा, Q इंटू में E इंटू में 2l साइन में थीटा हो जाए, और ये खत्म हो जाएगा। 2lq बराबर हम जानते हैं P बराबर क्या होता है मेरे भाई, 2lq होता है, बोलो 2lq की जगह पे P, तो यहां से हमारे पास फार्मूला आ गया, टाउ बराबर P E साइन में थीटा। इसका सदिश रूप लिखना हो तो आइए बताते हैं सदिश रूप कैसे लिखोगे। देखो एक कंसेप्ट लिख लो, जैसे कॉन्सेप्ट फॉर लर्निंग, आइए बताते हैं कॉन्सेप्ट क्या कहता है। अभी रिपीट कर देंगे, लेकिन आखिरी बार रिपीट करेंगे तो कमेंट मत करना, समझ जाओगे, ध्यान से देखते रहो सब समझ जाओगे। जैसे आप लिखते हो A क्रॉस B अगर लिखा है, यानी कि दो सदिशों के गुणनफल के बारे में, तो क्या होता है मेरे भाई AB, इसका परिमाण इसका परिमाण और साइन थीटा लेते हैं, क्रॉस के साथ साइन थीटा लेते हैं और डॉट के साथ क्या लेते हैं, कॉस थीटा लेते हैं। AB साइन थीटा को क्रॉस भी लिख सकते हैं, तो P साइन थीटा को P क्रॉस ही नहीं लिख सकते हैं। अगर इसका सदिश रूप लिखना चाहें तो, सदिश रूप लिखना चाहें तो, वेक्टर फॉर्म लिखना चाहें मेरे भाई, तो टाउ का वेक्टर फॉर्म बराबर P और क्रॉस में E। कभी कभी फार्मूला डायरेक्ट सदिश रूप पूछा जाता है, तो याद रखेंगे टाउ बराबर P क्रॉस E हो जाएगा और ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, नोट कर लीजिए, ठीक है, यहां तक। हैप्पी बर्थडे बेटा दिलीप। श्रद्धा तिवारी, बेटिया क्या नहीं समझ में आ रहा मुझे बताओ ना, मैं समझाता हूं आपको, बताओ। आइए अब आपको एक बार एट अ ग्लेंस समझा के सीधे न्यूमेरिकल पे चलते हैं। हमें कह रहा था एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र में, यानी कि अगर कोई यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, यानी कि एक समान वैद्युत क्षेत्र है, उसमें द्विध्रुव पर ये जो डायपोल है, समान परिमाण तथा विपरीत प्रकृति के आवेश को, एक माइनस क्यू है दूसरा प्लस क्यू है, मिनिमम डिस्टेंस उसका 2l होता है।
P बराबर 2L को डायपोल कहते हैं, इलेक्ट्रिक डायपोल पर लगने वाला फोर्सेस पर बल कैसे लगेगा, क्योंकि इस पूरा एक समान वैद्युत क्षेत्र में है, तो आवेश इस पर भी बल लगेगा, इस पर भी बल लगेगा। जब ये धनावेश से बाहर की ओर ऋणावेश की ओर इस पर बल लगेगा तो ये घूमेगा। जब भी कोई चीज किसी अक्ष के परिधि पर घूमती है तो वहां पे आघूर्ण लगता है, और बल आघूर्ण का सूत्र होता है बल और बल से क्रिया रेखा के बीच की लंबवत दूरी। तो इस पर अगर बल लग रहा है तो बल से क्रिया रेखा की लंबवत दूरी ये होगी, इससे यहाँ पे लंबवत दूरी और इससे यहाँ पे लंबवत दूरी होगी, बराबर बात है। और किसी भी आवेश पर लगने वाला बल का जो फार्मूला होता है यह बराबर क्यू ही होता है। ठीक है, इतनी बात, मजा आ रहा है। आघूर्ण टाउ बराबर एफ इंटू बल और बल से क्रिया रेखा के बीच की लंबवत दूरी, टाउ बराबर इसकी मान क्यू ही होगी और लंबवत दूरी क्या होगी, ओबी, ओ से लेके बी तक। ओबी की वैल्यू निकालने के लिए साइन थीटा बराबर लंब बटे कोण, क्योंकि ये ट्रायंगल बन गया समकोण त्रिभुज, लंब बटे कोण यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस, ओबी अपॉन में 2L हो गया। ओबी का मान निकालने के 2L को उधर पलट दिया, 2L sin थीटा हो गया। जहां जहां ओबी था वहां में 2L sin थीटा ले लिया। हम जानते हैं द्विध्रुव आघूर्ण, क्योंकि इसके कारण ही बल लग रहा है, तो P बराबर 2LQ होता है। 2LQ की जगह पे हमने P ले लिया, E बचा था। जब हम A क्रॉस B को AB sin थीटा लिख सकते हैं, तो हम PE sin थीटा को हम P क्रॉस E लिख सकते हैं, और ये खत्म हो जाएगा। बात क्लियर आ गई। स्पेशल केस, जब भी कोई चीज कोई भी फार्मूला थीटा के ऊपर डिपेंडेंसी रहती है तो उसको स्पेशल केस में हमेशा याद रखिएगा। उसके स्पेशल केस में थीटा का मान आप 0 डिग्री लिख सकते हैं, एक केस ये बनेगा, 90 अंश लिख सकते हैं, 180 अंश, यही हमेशा लेते हैं तीनों के लिए। साइन 0 का मान रखोगे तो आघूर्ण शून्य होगा, यानी कि साइन 0 का मतलब यह है कि अगर इसी क्षेत्र में होगा ये आघूर्ण द्विध्रुव डायपोल हमारे इसी क्षेत्र में होगा तो थीटा बराबर अगर 0 डिग्री होगा तो आघूर्ण नहीं लगेगा। 90 अंश यानी कि ऐसे होगा, 90 अंश होगा तो सबसे ज्यादा लगेगा। टाउ मैक्सिमम कब लगता है, 90 डिग्री के केस पे, यानी कि टाउ मैक्सिमम कब होगा, टाउ मैक्सिमम होगा जब थीटा बराबर 90 डिग्री आपको होगा, तो ऐसा, क्योंकि साइन 90 अंश का मान 1 हो जाएगा, तो ऐसे कंडीशन में आघूर्ण महत्तम लगेगा। ठीक है, विकास बेटा हिंदी में ही पढ़ा रहे हैं, कौन सा अंग्रेज हमने बोल दिया यार। थोड़े बहुत टर्म्स आपको आना चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड आना चाहिए, टॉर्क आना चाहिए, थोड़े बहुत आपको आने चाहिए। ठीक है, वेक्टर फॉर्म लिखते हैं क्योंकि पूछा जाता है बेटा, हमें दिशा का निर्धारण होता है, हमें डायरेक्शन का पता लगता है, इसलिए सदिश रूप लिखते हैं। टाउ बराबर अब, क्योंकि बेटा देखो तुम दरवाजा खोलोगे तो दरवाजा दो बात पर निर्भर करेगा, एक उसका हत्था दरवाजे जहां कब्जे से कितना दूर है ना। अगर आप कब्जे के पास दरवाजे खोलेंगे तो नहीं खुल पाएगा, तो आघूर्ण दो बात पे डिपेंड करता है, एक बल और बल से क्रिया रेखा के बीच लंबवत दूरी, इसलिए आर और एफ होता है। क्लियर है बेटा सबको, आगे बढ़ सकता हूं। फैजान खान, बेटा पहले लेक्चर्स को देख लो, आपके क्लियर हो जाएंगे डाउट, परेशान मत हो। आइए न्यूमेरिकल भी प्रैक्टिस करते हैं, परेशान नहीं, धीरे धीरे आएगा। अभी पहला चैप्टर का टॉपिक खत्म हुआ, कूलाम का नियम तथा वैद्युत क्षेत्र खत्म हुआ है, गॉस का नियम बाकी है। लेकिन गॉस के नियम को स्टार्ट करने से पहले आपसे प्लीज हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, पहले चैप्टर को प्लीज पकड़ लीजिए मजबूती से, नोट्स बना लीजिए, अपने दिमाग में खुद से पढ़ने की कोशिश करिए। बाकी हम आप हैं, हम आपके डाउट क्लास लगा के बाकी चीजों को कम करते रहेंगे, हमारी गारंटी है। ठीक है मालिक, क्लियर है। थैंक यू बेटा चांदनी सर, मेरे सर कैसा ये इश्क है, अजब सा इश्क है, ओ सोल्यूशन की बात कर लेते हैं, आ जाइए। सवाल में जब भी कुछ दिया रहे तो सवाल को कैसे लगाएंगे, आइए न्यूमेरिकल सिखाते हैं आपको। बाकी जो बेसिक कैलकुलेशन है, बेसिक फिजिक्स है, वो बेटा उसकी क्लास यूट्यूब पे शेड्यूल्ड कर दी है। जब भी क्लास होगी, आज प्रयास रहेगा 7 बजे हो जाए, अगर सब कुछ सही रहेगा। तबीयत मेरी थोड़ी ठीक नहीं है, तो प्लीज आप लोग देख लीजिएगा अगर आपको कैलकुलेशन दिक्कत आती है इस सब में, बाकी हम करा देंगे। ठीक है, परेशान मत हो। क्लियर है। चलें, आइए सॉल्व करने की कोशिश करिए सवाल को। देखिए सवाल में क्या कह रहा है, हम तरीका भी बताएंगे। सवाल को सॉल्व करने के लिए सवाल में पहले क्या दिया है, क्या पूछा है, ये समझिए। एक आवेशित चालक, उत्तर प्रदेश 2001 में पूछा गया प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। 4000 इलेक्ट्रॉन बाहुल्य में है, चालक में उपस्थित कुल आवेश और उसकी प्रकृति बताइए कितनी होगी। सवाल में क्या गिवन है और क्या पूछ रहा है, लिखेंगे गिवन दैट
इतने इलेक्ट्रॉन की अधिकता है। जब भी इलेक्ट्रॉन बहुल होंगे, अधिकता होगी, कमी होगी, हमेशा समझ लीजिए कंसेप्ट बताता हूं कि कौन सा फार्मूला लगाए। तो मैं आपको सिखा देता हूं मेरे भाई, लिख लीजिएगा ये कॉन्सेप्ट, लिख लीजिए चाहे कॉपी में नोट करके, कि जब भी आपको ये कहे कि इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो रही है, इलेक्ट्रॉन की आपको कहे कि मेरे भाई अधिकता हो रही है, एक्सेस है, अधिकता में बाहुल्य भी आता है, या फिर इलेक्ट्रॉन की संख्या की बात करेगा कभी, या फिर इलेक्ट्रॉनों की कमी की बात करेगा, हमेशा इन सब में एक फार्मूला लगाना है जिसका नाम है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। आपको यही फार्मूला लगाना है, बात खत्म। इसका फार्मूले की यूज जरूर होगा, ठीक है, हमेशा याद रखिएगा। अब नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको गिवन है 4000, बराबर बात है। चलो ठीक है। चालक में उपस्थित कुल आवेश यानी कि क्यू की वैल्यू आपको निकालनी है, और प्रकृति यानी कि उसका नेचर कैसा, धनावेश है ऋण आवेश। आवेश के क्वांटीकरण के फार्मूले से आपको चाहिए कि मेरे भैया कुल आवेश कितना है। तो चलिए 4000 गिवन है, गुणते एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 गुणते 10 की घात माइनस में 19। दशमलव हटाएंगे, एक जीरो बढ़ जाएगा, एक जीरो से इसको काट देंगे, ठीक है। क्यू बराबर क्या हो जाएगा मेरे, 16 चौका 64 हो जाएगा, गुणते 10 की घात 2 और गुणते 10 की घात माइनस में 19। तो यहाँ से आवेश की वैल्यू आ जाएगी 64 गुणते 10 की घात माइनस में 16। इतने कुलाम का आवेश यहाँ पे बच जाएगा, छाप लीजिए और ये खत्म हो जाएगा। क्या सबको इतनी बात क्लियर हो गई क्या? हाँ, 6.4 से भी कर सकते, कोई दिक्कत की बात नहीं। चले, हम्म, 6.4 ना, 6.4 गुणते जिसका आ रहा है सही है, अंजलि पटेल। दशमलव नहीं लगाया क्या मैंने? हाँ तो दशमलव लगा दो, लगा तो दशमलव में आएगा भैया, क्योंकि एक जीरो हमने काट दिया है। तो जिसका दशमलव आ रहा है सही है, इतने कुलाम का आवेश पाया जाएगा। क्लियर है? हाँ, 6.4 लिख लो ना, 17 हो जाएगा। 19 में क्या 17, लेकिन दशमलव लगा लोगे तो 16 हो जाएगा, ठीक है। दशमलव नहीं लगाया मैंने इस वजह से, ठीक है। अब आपको चूंकि पता है, अब प्रकृत का मतलब क्या है, प्रकृत का मतलब या तो ये धनावेश की बात कर रहा है और या तो मेरे भाई ये ऋणावेश की बात कर रहा है। देखो मैं आपको सब चीज सिखाऊंगा, है ना। अब चूंकि इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश पाया जाता है, लिख लेंगे चाहे, चूंकि इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश पाया जाता है इस वजह से इसकी प्रकृति नोट करके लिखेंगे। क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश नेगेटिव चार्ज, ऋण आवेश पाया जाता है, अतः इसकी प्रकृति ऋण आवेशित होगी। ठीक है, क्लियर है भाई? आगे बढ़ सकता हूं, चले? चलो, सूजम साजम के हम स्कूल चले हम, चलो। ए राजा हमके बनारस घुमाएदा, एक इलेक्ट्रॉन के कारण निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करिए। कह रहा है इलेक्ट्रॉन पर आवेश ई की वैल्यू 1.6 गुणते 10 की घात माइनस 19 हो जाएगा। अभी बताते बेटा, अभी पढ़ लो ना तब बताएंगे। क्लियर है सबको? मैंने क्या कहा, सवाल में क्या गिवन है और सवाल में क्या पूछ रहा है, दो बातें मत जाना भूल, है ना। दो बातें आप याद रखेंगे, ठीक है। चले भैया आ जाओ। हाँ राहुल बेटा, पावर में 17 होना चाहिए बेटा। अगर आप लिखते हो ना Q बराबर 64 गुणते 10 की घात माइनस में 17 लिखिए।
अगर दशमलव बढ़ाएंगे तो एक पावर कम हो जाएगी। Q बराबर 6, इसीलिए मैं कहता हूं मेरे भाई जो हम कैलकुलेशन की क्लास लगा रहे हैं उसको प्लीज देख लीजिएगा। गुणते 10 की घात -17, ठीक है। सॉरी, दशमलव लगाएंगे तो 16 ना होगा। ठीक है बाबू, आइए हमें क्या कह रहा है मेरे भाई, किसी का आया सवाल? निर्वात में 1 मीटर यानी कि जो डिस्टेंस है वो 1 मीटर गिवन है, आर की वैल्यू 1 मीटर आपको गिवन है। चलो ठीक है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करें। क्या दिया है और क्या पूछ रहा है? इलेक्ट्रॉन पर आवेश गिवन है, यानी कि Q बराबर E बराबर 1.6 गुणित 10 की घात -19 कूलाम का आवेश आपको गिवन है। आप मुझे बताइए कि इलेक्ट्रॉन के कारण निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर, हमने आपको क्या बताया था कि बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कुछ दूरी पर, यानी कि कुछ आवेश है उससे कुछ दूरी पर 1 मीटर पे ही सही कह रहा है। इस पर अगर तीव्रता आपसे पूछ रहा है तो बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र क्या होगा? अतः वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इक्वल टू 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन में R का स्क्वायर। ठीक है, बनी बात है, यही तो हमने आपको बताया था। E बराबर 9 गुणित 10 की घात 9 हो जाएगा, आवेश का मान 1.6 गुणित 10 की घात -19 हो जाएगा, और इसका 1 का स्क्वायर हो जाएगा, और ये खत्म हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरे भैया, 16 नवैया 144, 16 का गुणा करेंगे 144, 144 है 10, एक डिजिट के बाद दशमलव लगाए तो एक डिजिट के बाद दशमलव लगा दीजिए, और 10 की घात 9 में से चला गया तो 10 की घात में -10, इतना न्यूटन पर कूलाम इसका आंसर हो जाएगा, और ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, छाप लीजिए। बेटा स्लो ही तो पढ़ा रहा हूं, बिटिया बोल करा ले। वंशिका केसरवानी, क्या दिक्कत है बिटिया, मुझे बताओ ना क्या दिक्कत? न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आ रही, कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम आ रही है, स्पीड स्लो करूं? आइए समझाते हैं, देखिए फिर से समझा देते हैं, कोई बात नहीं। एक इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है, इसके कारण कह रहा है 1 मीटर की दूरी पर, इस इलेक्ट्रॉन से 1 मीटर की दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला 2 होता है। तीव्रता के 2 फार्मूले होते हैं, बेसिकली 3 फार्मूले होते हैं, ध्यान से देखिए। फार्मूले का डेरिवेशन हमने कराया था, डायरेक्ट पढ़ रहे हो तो अलग बात है। तीव्रता के 3 फार्मूले होते हैं, एक E का वैल्यू होता है F अपॉन में Q नॉट, एक फार्मूला ये होता है। ठीक है, ये जब किसी आवेश पर बल लगेगा तब तीव्रता का फार्मूला आपको ये लगाना है। और अक्षीय स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, E अक्षीय स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला होता है 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p बटे r का क्यूब होता है। ठीक है, एक निरक्षीय स्थिति पर जब हम निकालते हैं E, जब हम निरक्षीय की बात करते हैं तो निरक्षीय स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट सिर्फ p बटे r का क्यूब होता है। और एक फार्मूला होता है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का, वो फार्मूले का नाम है मेरे भैया, किसी भी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कुछ दूरी पर 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन में R का स्क्वायर होता है। ठीक है, ये फार्मूले का यूज आप तब करते हैं जब कुछ दूरी पर आवेश रखा हो, कुछ दूरी पर तीव्रता पूछे, R चूंकि दूरी है। ये 4 फार्मूले है, ये तब होता है मेरे भाई जब आपको आवेश दिया रहेगा, उसके अक्ष के अनुदिश पूछेगा, यहाँ पे द्विध्रुव रहेगा, या इन दोनों में क्या है मेरे भाई, डायपोल है। डायपोल का मतलब होता है मेरे भाई द्विध्रुव। जब द्विध्रुव की बात करेगा तब हम इसकी इन दोनों फार्मूले का यूज करेंगे, और जब बल की ताकत की बात करेगा तब हम इस पहले वाले फार्मूले का यूज करते हैं। और ये फार्मूले का यूज तब करते हैं लास्ट वाले का, जब बिंदु आवेश कारण, देखो एक आवेश है उसके कारण, एक बिंदु आवेश ही तो है, इलेक्ट्रॉन एक मूल आवेश है या बिंदु आवेश है। और इस बिंदु आवेश के बारे में अगर हम कहें तो इस बिंदु आवेश कारण निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर, इससे 1 मीटर की डिस्टेंस पर मेरे भाई क्या कर रहा है मेरे भाई, इससे 1 मीटर की डिस्टेंस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करना कह रहा है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। फार्मूला ये होता है। सवाल में क्या गिवन है, R की वैल्यू गिवन है, Q की वैल्यू गिवन है, 1/4 कांस्टेंट टर्म में रख के सिर्फ कैलकुलेशन करना था। अब क्लियर है?
डाउट क्या है बेटा, बताओ क्या डाउट है भाई। क्लियर है सर, आगे बढ़िए। सौरभ पाठक पूछ रहे हैं अब साइलेंट नाट का मतलब क्या है। बेटा अक्षय यूनिवर्सिटी के लिए कल की क्लास देखो भैया, सोहित शुक्ला। सौरभ पाठक, अब साइलेंट नोट के लिए पहला लेक्चर देखिए बेटा, पहला लेक्चर देखिए उसके लिए। अब साइलेंट नोट होता है मेरे भाई निर्वात की वैद्युतशीलता, निर्वात की वैद्युतशीलता, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। क्या होता है मेरे भाई, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। क्लियर है बात, क्लियर है सबको। अमन सिंह बेटा वही तो बताया अभी। सबको क्लियर है भाई। कैलकुलेशन प्रॉब्लम दूर कर देंगे, इसके लिए वाईटी पे क्लास लगाई बेसिक। ठीक है। हाँ बेटा, फीवर वाला काढ़ा पी रहा हूँ, पी लो। अमन सिंह क्या नहीं समझ में आ रहा बेटवा, ठीक हो जाएगा, पहली क्लास करो पहले। देखो सबको समझ आ रहा है ना, ऐसे पेट में से नहीं सीखे थे, यही सीखे पढ़ के। हाँ न्यूमेरिकल ज्यादा से ज्यादा कराइएगा। क्लियर है बात, क्लियर है बात। आइए पोल कराते हैं आपको। बताइए वैद्युत क्षेत्र ई में वी पी आघूर्ण पर वैद्युत द्विध्रुव वाला बल आघूर्ण होगा। मैंने क्या कहा ना अभी आपसे 2 मिनट पहले, देखो उत्तर प्रदेश 2 साल पूछा गया, यूपी बोर्ड में 2011 और 6 में पूछा गया प्रश्न है, पीवाईक्यूज है, जिस पर हमने आपको बताया कि ये न्यूमेरिकल आपसे पूछा जाता है। अब आपको ये बताना है मेरे भाई इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है, और आज ही हमने बताया इसको, देखते हैं ध्यान से कितना करते हैं। ठीक है चलो सर, आप डेफिनेशन नहीं लिखते बेटा, जिस चीज की परिभाषा होगी उसका परिभाषा लिखा जाता है ना। जिस चीज की, पेन की क्या परिभाषा लिखूं, कोई मतलब है, जो परिभाषा आपके एग्जामिनेशन में आएगा उसको हम लिखवा देंगे, जो हमें लगेगा कि इंपॉर्टेंट तुम्हें पढ़ना ही उसको हम लिखवाए बिना नहीं आगे बढ़ेंगे, समझ गए। चलिए सवाल गलती मत कर देना, मैंने क्या बताया, बल आघूर्ण बराबर टाउ बराबर पी साइन थीटा होता है। तो यहां से बल आघूर्ण टाउ बराबर हम लिखते हैं पी क्रॉस ई क्रॉस। सिर्फ 62% बच्चों ने सही किया, क्यों गलतियां कर रहे हैं आप लोग मुझे बताएंगे, क्या दिक्कत आ रही है आप सबको प्लीज। अभिनव राज, अजीत आनंद, मीनाक्षी, ऋषि त्रिपाठी, योद्धा, शिवा पटेल, अमन, संजना वर्मा, मयंक तिवारी, ज्योत्सना मिश्रा, अनामिका। बाकी गलतियां क्यों करें, ये फार्मूला आज ही इसको डिराइव कराया ना अभी, बल आघूर्ण का, एक समान वैद्युत क्षेत्र में लगने वाले बलयुग्म का आघूर्ण। देखो आपके यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछा गया है, फिर गलती क्यों कर रहे हो, क्यों गलतियां कर रहे हैं भाई लोग। अब बताओ मेरे भाई, दिल से बताओ, इसमें मैं क्या एक्स्ट्रा समझाऊं आपको, इसमें मैं क्या अलग से तुमको समझाऊं, मुझे बताओगे एक बात, इसमें ऐसी कौन सी चीज है कि जो इतनी ज्यादा असरदार है, जो हम आपको बिना बताए नहीं आगे बढ़ सकते थे, आज पढ़ाने के बाद, इसका मतलब आज ही क्लास में तुम्हारा ध्यान नहीं है, बाकी हम लोग कैसे आगे क्या उम्मीद करें आपसे, बताओ भैया। चलो वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण एक वेक्टर होता है, एक सदिश रिसा सदिश वेक्टर होता है जिसकी दिशा होगी, बताओ जरा। बेटा सच में बता रहा हूँ, सफेद कागज पे लिख के दे रहा हूँ, ढूंढते रह जाओगे, टार्च मोमबत्ती लेके ढूंढ लो, भारत में ऐसा कोई फिजिक्स पढ़ा देगा तो मेरा नाम बदल देना मेरे भाई, है ना। इससे सरल भाषा में कोई पढ़ा देगा, पृथ्वी देखो हालांकि वीरों से खाली नहीं है, बहुत अच्छे टीचर है,
सच्चाई है ना। बट मैं आपसे अभी भी ये कह रहा हूं कि इससे सरल भाषा में कोई फिजिक्स पढ़ा दे तो मेरा नाम आके बदल देना यहीं पे, समझ। तुम्हारे अपने भोजपुरी लैंग्वेज, तुम्हारे अपने दैनिक जीवन से एग्जाम्पल सेट करके कोई पढ़ा दे तो बताना, और पढ़ के देख लो एक बार। सर्च करो यूट्यूब पे, तमाम शिक्षक ऐसे टहल रहे भर्ती में, बहुत यूट्यूबर बने हैं, समझ गए। इस वजह से कह रहा हूं मेरे भाई पढ़ लो, है ना। और अगर डायरेक्ट चौथी क्लास करोगे तो नहीं समझ आएगा, पहली क्लास से स्टार्ट करोगे सब समझ आएगा। समझ आ रही मेरी बात मालिक लोग। ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होता है, धन आवेश से बाहर की ओर होता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अगर यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात करता तो ये डायरेक्शन ये वाला सही था, ऋण आवेश से धन आवेश की ओर, यानी कि यहाँ पे द्विध्रुव आघूर्ण का होगा, ठीक है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन पे चलेंगे और सो रिजल्ट पे करेंगे, ठीक है। बताओ सिर्फ 42%। अब क्या गलती हो रही है मेरे भाई, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। उत्तर दक्षिण पूरा पश्चिम तो मैंने बताया ही नहीं, तो क्यों लगा रहे हो हैं। ज्ञानेन्द्र साहू, योद्धा शिवा पटेल, अनुपम त्रिपाठी, तन्मय ज्योत्सना, खुशी आनंद, बर्नवाल, नाश, श्रेया सिंह, विकास कुमार। बताओ क्या दिक्कत आ रही है। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण इलेक्ट्रिक डायपोल की बात कर रहा है, P बराबर 2L होता है, इसका डायरेक्शन माइनस क्यू अगर प्लस क्यू, दो समान परिमाण तथा विपरीत प्रकृति के आवेश को अल्पतन दूरी पे रखते हो तो इसका जो डायरेक्शन होता है वो ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होता है। मैंने कितनी बार बोला है, तीव्रता की दिशा धन से ऋण और डायपोल की दिशा ऋण से धन। बताओ इतना समझाने बुझाने के बाद ये हाल है तुम लोग का, कैसे चलेगा बताओ। थैंक यू बेटा। ठीक है, हाँ आएगा, धीरे धीरे समझ आएगा, समझ तो सब आ जाएगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। बताओ ये आपके बोर्ड एग्जाम 2007 में पूछा गया है, बताओ ध्यान से पढ़ो। 2 माइक्रोकुलाम मतलब है आवेश दिया है ना। क्यू का मान दिया 2 माइक्रोकुलाम। 2 माइक्रोकुलाम का मतलब है 1 माइक्रोन में होता है मेरे भाई 10⁻⁻⁶ मीटर। ऐसे ही 2 × 10⁻⁻⁶ माइक्रोकुलाम का आवेश है इसमें। इसका मतलब दो बराबर तथा विपरीत आवेशों के बीच की दूरी, यानी कि एक का मतलब है कि यानी कि एक की वैल्यू है माइनस अगर 2 माइक्रोकुलाम तो दूसरी की वैल्यू ऑटोमेटिक है प्लस में 2 माइक्रोकुलाम। और कह रहा है इन दोनों के बीच की दूरी 3 सेंटीमीटर है। इनके बीच की जो 2L की वैल्यू है वो 3 सेंटीमीटर आपको गिवन है, बराबर बात है। इसका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कितना होगा, P बराबर मेरे भाई होता है 2L इंटू में Q। देखो अल्पतन दूरी 2L की वैल्यू 3 सेंटीमीटर आपको गिवन है, बशर्ते है कि आपको मीटर में कन्वर्ट करना है और किसी एक आवेश का परिमाण आपको लिखना होता है। ये फार्मूला होता है। जरा बताओ आवेश का परिमाण लिखना होता है। देखो अभी फार्मूला बताया, P बराबर क्या होता है 2L की वैल्यू 3 सेंटीमीटर है। जब भी कोई चीज सेंटीमीटर में गिवन है यानी कि 2L अल्पतन दूरी 2L होता है, 2L की वैल्यू आपको क्या गिवन है मेरे भाई 3 सेंटीमीटर। अब इसको जब मीटर में बदलोगे तो 3 × 10⁻⁻² मीटर हो जाएगा, ठीक है, सिंपल बात है। अब ये कक्षा 10 की बात है, नहीं समझ पाते हो तब भी समझ लो ध्यान से, देखो सब समझ आएगा। अब P बराबर क्या हो जाएगा 3 × 10⁻² मीटर और Q आवेश का परिमाण क्या है मेरे भाई 2 × 10⁻⁶।
3 दूना कितना हो जाएगा, 6 गुणते 10 की घात माइनस में 8, दूरी का मात्रक मीटर, कूलाम इंटू मीटर सीएम। ये पी की वैल्यू आ गई। बताओ 6 गुणते 10 की घात माइनस 8 कूलाम पर मीटर हो जाएगा और ये खत्म हो जाएगा। बोलो इतनी बात क्लियर है? 12 नहीं होगा बेटा। बोलो क्लियर है बात सबको? यहां तक कोई दिक्कत तकलीफ मुझे बताइए प्लीज। सबको क्लियर है? सबको क्लियर है भाई? आनंद आ रहा है? मजा पा रहे हो? मजा पा रहे हो कि नहीं? मजा पा रहे हो भैया? तुम लोगों को कुछ दिखाना चाहता हूं। नंबर चला जाएगा। हाँ नंबर चला जाएगा उधर। अरे वो जो ऐप का वो चलता है ना, वो दिखाना था कि ये लोग जो डीपीपी पे रेट करते हैं ना, रेटिंग वाली दिखानी थी। चलो कोई नहीं, बाद में कर लेंगे। कोई नहीं कल कर लेंगे, कर लेंगे, कर लेंगे। चालाक बन रहे हो तुम लोग। सही से नहीं पढ़ रहे हो सर जी। क्या सचिन भाई, क्या दिक्कत हो गया? सचिन भैया क्या हो गया? प्लस चेक माई डाटर रवि भाई कह रहे चेक माई डाटर नहीं, डाउट। इसको कब से अपनी बिटिया बना ले तुम? सर आज की क्लास में सीएम से बदलने वाले तरीके बताएंगे। हाँ बेटा सोई शुक्ला जो वाईटी पे चलेगी ना, यही सब तो बताएंगे। बेसिकली यही सब बताएंगे। सर 2 वाला है सर, मजा आ रहा है। चलो बढ़िया है, ओके गाइस। चलो आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पे चलते हैं बेसिकली, है ना। देखो ये आईआईटी में सवाल पूछा गया था और मैं आपको बता भी देता हूँ, ये आईआईटी की स्क्रीनिंग में सवाल पूछा गया है। थोड़ा सा लेवल आपका अप होगा, लेकिन मैं आपको तरीका बता दूंगा। आईआईटी 2001 में पूछा गया सवाल है, ठीक है। सवाल कह रहा है कि समान परिमाण Q के 3 आवेश यानी कि 3 चार्ज हैं। अब उस चार्ज को चाहे आप इस वाले पे ले सकते हो, ये, और चाहे आप ये कह सकते हो ये वाला है, ये, और चाहे आप इस चीज को ये कह सकते हो कि ये वाला चार्ज है, ये, और फिर चाहे आप इसको ले सकते हो ये। कह रहा कि एक समबाहु त्रिभुज के कोनों पर रखे हैं, परिणामी बल रेखाएं निम्नलिखित में से कौन से हैं। अब इनको देखने के बाद तुम ये कैसे डिसाइड करोगे कि कौन से त्रिभुज पे लगी हैं? त्रिभुज के, समबाहु त्रिभुज के कोनों पे लगी हुई हैं, आवेश हैं, ठीक है। अब आपको इसमें से बताना है कौन सा सही हो सकता है, बताओ मेरा भाई। बढ़िया सवाल है, सवाल का लेवल अच्छा है। पांडे जी कह रहे हैं 97938। आगे सर, 61002। चले आगे, नालायक कहीं का। आगे चले, ए बी सी डी। ध्यान से देखो तभी समझ आएगा। पहला इसलिए गलत हो गया क्योंकि वैद्युत बल रेखाएं कभी भी बंद लूप नहीं बनाती। देखो इसमें क्लोज लूप है, कभी भी वैद्युत बल रेखाएं क्लोज लूप नहीं बनाती। धनावेश से निकलेंगी, ऋणावेश की ओर समाहित, ऐसे रहता है। ये टच हो गया, पॉसिबल ही नहीं है। इसमें रेखाएं एक दूसरे को काट देंगी, इस वजह से पहला ऑप्शन नहीं होगा। दूसरा देखो ये हो गया, त्रिभुज के कोने हो ही नहीं सकते, ये वैद्युत बल रेखाएं, ये देखो क्लोज लूप बना दी, पॉसिबल ही नहीं है।
थर्ड ऑप्शन दिख रहा है क्योंकि देखो धनावेश से निकल रही, कोई एक दूसरे को काट नहीं रही, वापस लौट जा रही है। हमेशा जैसे धनावेश होगा ना और निकल रहा है और यहां पे भी कोई धनावेश आ जाएगा तब भी ऐसे ही रहेगा, इंटरसेक्ट बिल्कुल नहीं करेंगे, दूर रहेंगे। तो यहां पे थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, यह आईआईटी का सवाल है, ऐसे पूछा जाता है सवाल में, और कोई तरीका नहीं मेरे भाई, पूरे भारत में कोई तरीका नहीं, सिर्फ यही एक तरीका है, नायाब तरीका। ठीक है, वैद्युत बल रेखाएं कभी भी बंद वक्र नहीं बनाती हैं। नोट करके लिखेंगे, चाहे नोट करके अपने कॉपी में लिख लेंगे कि वैद्युत बल रेखाएं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, वैद्युत बल रेखाएं कभी बंद वक्र नहीं बनाती। क्लियर है बात? कौन है फिरकी ले रहा है? क्लियर है भाई? पहले क्लास खत्म कर लो, तुम लोग डाउट पूछो। सर फिर से समझा दीजिए अंशिका। अच्छा सर, ये तो इंटू 10⁹ कहाँ से आ गया? वो बेटा कांस्टेंट टर्म की वैल्यू होती है, 1/4πε0 की वैल्यू होती है 1/4πε0 का पूरा इसका मान होता है 9 × 10⁹ ये कांस्टेंट टर्म है और ये कांस्टेंट का मान होता है 9 × 10⁹ ठीक है, चलो हे हे ए ए ए ए ए ए ए ए ए हे रे ओ, ओ, आ जाओ भैया। आओ, ऑब्जेक्टिव पे नहीं चलते हैं। आ जाओ, सवाल क्या कह रहा है मेरे भैया? धातु के एक टुकड़े, धातु का एक टुकड़ा है, उससे कितने इलेक्ट्रॉन हटाए जाए, कितने इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दिया जाए, भगा दिया जाए। ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन को भगा दिया जाए। ठीक है सर, मैंने आपका इंटरव्यू देखा। अच्छा देख लिया? दर्द भरी कहानी देख ली मैंने, तो रो दिया था यार उसमें मैंने। रोता हुआ अच्छा नहीं लगता हूँ थोड़ा, लेकिन चलो फिर भी कहानियां किस्से में बदल गई, वो समय था, क्या कर सकते हैं, है ना। पहली क्लास में मैंने प्रैक्टिकल करा था, इंट्रोडक्शन क्लास थी, मैं आपको समझाया कि कैसे कैसे क्लासेस हो सकती हैं, आपको पढ़ाया भी, कंसेप्ट पढ़ाया। एक लड़का उसमें लिख रहा था, अरे सर पढ़ाते कम है, बकवास ज्यादा। अरे भाई तुम्हारा दूध की दांत टूटे, पढ़ाऊंगा ना एकदम पागल हो जाओगे। ऑनलाइन कितने घंटे पढ़ सकते हो भाई, कितनी क्षमता तुम्हारी? हमको पता है कि तुम्हारा कोर्स कब कंप्लीट होगा, तुम्हारे एग्जाम में क्या आएगा, तुम्हारे पेपर में एक सवाल कौन सा पूछा जाएगा, हमको पता है भाई। बाल झड़ गए हमारे, ऐसे लिख के क्वेश्चन बना के दे दूंगा, वही सवाल आएगा। 1 इंच एक क्वेश्चन पूछ लेना अपने बड़े भाई बहन से, पूर्वजों से बताएंगे, सिर्फ एक ही नारा, एक ही नाम बताएंगे। फिजिक्स पढ़ना एक ही आदमी से पढ़ना, बाहर में किसी से पढ़ना मत, समझ गए? तो इस वजह से टेंशन तुम लोग मत लो, आराम से पढ़ो, बाकी सब हो जाएगा। ठीक है पांडे जी, बहुत पिटाओगे भैया। हाँ जतिन गुप्ता देख रहा हूँ भाई, सबकी कमेंट देखता हूँ, कमेंट देखता हूँ सबकी। हाँ जी हैं बिट्टू, बिल्कुल क्यों नहीं है सचिन भैया, जयसर भी है, मैंने कब कहा? जयसर भी हमारे बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। सर जी आप गाना बोलते हैं। आगे सर हम लोग को नहीं बताया है। उल्टा लिख लियो तुम भैया। चलो चलो भैया, किसी का आंसर आया पहले ये बताओ, किसी का आंसर आया? मैंने आपसे कहा था कि जब कितने इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की संख्या पूछे, निकालने की बात करे, तब भी आपको हमेशा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज निकालना है। ठीक है, इस पर इतने कुलाम का धनावेश है।
सवाल में क्या गिवन है और क्या पूछ रहा है? गिवन दैट, सवाल में कूलाम आवेश की वैल्यू गिवन है, एक गुणित कितने इलेक्ट्रॉन हटाए जाएं। Q बराबर एन से सूत्र से लगाओगे, N बराबर क्या लिखोगे, Q बाई लिखोगे, एक गुणित 10 की घात 7 लिखोगे माइनस में, बोलो, एक गुणित 10 की घात माइनस में 7 लिखोगे मेरे भाई। एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 गुणित 10 की घात माइनस 19 होता है। ठीक है, कैलकुलेशन कैसे करोगे, डेसिमल हटाओगे 0 बढ़ जाएगा, है ना, तो ऊपर 100 लिख लो, नीचे 16। ठीक है, आराम से ऊपर ले जाओ, गुणित 10 की घात माइनस 7 गुणित 10 की घात प्लस में 19, खत्म हो जाएगा। क्लियर है बात, क्लियर आ गई। 19 में 7 गया 12 और 16 छक्का 96, 16 छक्का 96, 6.25 गुणित 10 की घात 11, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गया 6.25 गुणित 10 की घात 11। इतने इलेक्ट्रॉन हटाएं, धनावेश रह जाएगा। हाँ बेटा, सर गलत हो गया, कोई बात नहीं बेटा, एक शायरी तो हो जाए तो मजा आ जाए, सांभवी कह रहे हैं शायरी हो जाए, शायरी सुनना है आपको। कैसे सुननी, मोटिवेशन सुननी है, आपकी वाली सुननी है, वो ब्रेकअप वाला सुनना है? ध्यान से देखो सर, 12 होगा, 19 में से 7 गए 12 होगा, 12 7 19 होगा, मुझे मालूम है। यहाँ पे 6.25 भी तो है बाबू, और यहाँ पे देखो डेसिमल पूरा पूरा कैलकुलेशन करो, यहाँ पे 1/16 था, ठीक है, 1/16 था, 1.6 था, दशमलव हटाएंगे 0 बढ़ जाएगा, तो भैया 1 दशमलव लगाएंगे तभी तो 0 और बढ़ेगा। 16 छक्का 96, 4 बचा 6.25, और ये ऊपर जाएगा तो 12 7 19, तो 12 ही होगा, लेकिन एक कम होगा क्योंकि दशमलव इधर बढ़ाएंगे, नहीं तो 62 लिखो। ठीक है, मोटिवेशनल चाहिए सबको, ब्रेकअप चाहिए, मोटिवेशनल चाहिए, ब्रेकअप चाहिए। कि तेरी कामयाबी पे तारीफ, तेरी कोशिशों पर ताना होगा, तेरी कामयाबी पे तारीफ, तेरी कोशिशों पर ताना होगा, तेरे दुख में कुछ लोग, तेरे सुख में जमाना होगा। ठीक है, मोटिवेशन आया, ब्रेकअप भी चाहिए, हमेशा याद रखना। वाह वाह नहीं किए, नालायक नहीं तो तुम लोग, नहीं सुनाऊंगा आज के बाद। तेरी कामयाबी पे तारीफ, तेरी कोशिशों पर ताना होगा, तेरे दुख में कुछ लोग, तेरे सुख में जमाना होगा। और क्या ये भी नहीं समझ में आए, इसमें कौन सी समझने की जरूरत थी, वाह वाह होने लगा। एक और दमदार, चलो रोज एक शायरी सुनाएंगे तुम्हारे लिए, एक रोज धागड़ सी शायरी रहेगी हमारे एंड से, आपके लिए एक धागड़ वाली, बहुत ब्रांड वाली शायरी रहेगी आपके लिए। ठीक है, एक शायरी को भी अंत में बना लो, ठीक है, चलो ये क्लियर है भैया। भैया कैलकुलेशन कर लेना, कैलकुलेशन में जिन बच्चों को दिक्कत है वो कैलकुलेशन की क्लास, जिन बच्चों को कैलकुलेशन में प्रॉब्लम है भैया, वाईटी पर क्लास शेड्यूल्ड है 7 बजे के लिए। ठीक है, आराम से क्लास को देख लेना, काम हो जाएगा तुम्हारा। ठीक है, तुमको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। ठीक है, तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी मोहब्बत की राहों में। आ जाओ, दो प्रोटॉनों के बीच की दूरी की गणना कीजिए। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ये सरकार और राजवंश सर जैसा पढ़ाइए, लड़ाई करवाया करिए, उनकी बॉडी देखा है, मेरे दोनों हाथ मिला दो तो उनकी एक हाथ होता है। हमारे काफी अच्छे दोस्त हैं,
तो हम तो झगड़ा लड़ाई नहीं करेंगे ना, और सीनियर भी हमसे। प्लीज सर मेरा कमेंट देखिए, देख तो रहा हूं। चलो, दो प्रोटॉनों के बीच की दूरी की गणना करिए। दो प्रोटॉन है, पढ़े ले चुट्टा कहीं का, फिर पढ़ा देंगे। टीचर शायर मारूंगा, टीचर हूँ शायर नहीं। तो तुम लोग करने लगे यार जबरदस्ती, तो सुना दिया यार। अब तुम लोग ऐसे कहोगे मुझे यार, एक गाना हो जाए, गोरी तोरी चुनरी बा लाल लाल रे, रोड पे चल ले लू कमाल चल रे। सर ये वाला गाना मेरा फेवरेट है, ये गोरी तोरी चुनरी लाल लाल रे। अच्छा, बहुत बढ़िया। अरे जमने कलेजवा में करेलू पढ़ाई, लइका लइका में होला लड़ाई। चलो इधर चलो, बक चट्टा गए इधर। दो प्रोटॉनों के बीच की दूरी की गणना करिए। डिस्टेंस की वैल्यू आपसे पूछ रहा है, ठीक है। उनके बीच प्रतिकर्षण बल एक प्रोटॉन के भार के बराबर हो और प्रोटॉन का द्रव्यमान आपको गिवन है। बढ़िया सवाल है, बहुत बढ़िया सवाल है, मस्त सवाल है। किसी का अरे जवने कलेजवा में आ करेलू पढ़ाई, लइका लइका में होला लड़ाई। चले, बस करे यार तुम लोग तो, एकदम बस हो गया ना। सर मेरी मम्मी सुन रही है, अरे माता जी प्रणाम। मेरा उद्देश्य किसी भी समुदाय के भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं था। ये लोग जिद कर रहे थे तो गा दिया। मैं कोई गाना सिंगर नहीं हूं, मैं पढ़ाने का पैसा लेता हूँ। तुम लोग यार नालायक है कि सैलरी कटवाओगे मेरी। आ जाओ इधर। अभी कोनो गार्जियन फोन करके, अच्छा था भैया तो के पीडब्ल्यू में ही होते पैसा दे रहे जोन बा, कि टीचर जोन बा गाना सुना में खतरा हो जाएगा ना भाई। कहीं बताओ तो मास्टर साहब गाना सुना हुआ था ना लड़कियन के, बिगाड़त है ना मेरे लड़किया के। हम जैसे उनका लड़किया क्लास लेने के बाद जैसे रोज भजन है सुनत होए, हरे राम हरे कृष्ण, यही करता हो। भले वो भोजपुरी गाना फुल वॉल्यूम चला करता हो और सोचते हो अरे देखो हमारा लड़का कितना बढ़िया है। सनम तेरी कसम सुना दूं। आ जाओ, पहले इसको देखो, पहले सवाल को सॉल्व करते हैं। सवाल अच्छा है, इधर फोकस कर लो, ठीक है। अब इधर पढ़ ले यार, पढ़ ले भाई, सवाल के बाद फिर सुनाएंगे, ठीक है। आ जाओ, सैड सॉन्ग सुनाऊंगा तो रो भी दूंगा मैं। दो प्रोटॉन के बीच की दूरी की गणना करनी है, बढ़िया बात है, ठीक है। यदि उनके बीच प्रतिकर्षण देखो, क्योंकि दोनों प्रोटॉन है, दोनों एक आवेश है और दूसरा दोनों प्रोटॉन है, ये भी क्यू ये भी प्लस क्यू तो ये भी प्लस क्यू, तो इनके बीच में प्रतिकर्षण बल तो लगेगा ही। लेकिन क्या है, दोनों प्रोटॉन के भार के बराबर हो तो प्रोटॉन का द्रव्यमान इतना गिवन है। देखो अगर द्रव्यमान दिया हो तो F बराबर m गुणित g। प्रोटॉन का द्रव्यमान 1.67 गुणित 10 की घात -27 और g का मान 9.8 रखना है, कंपलसरी है। ये आ गया, ये बल की वैल्यू इतनी आ गई, इतना न्यूटन का बल मतलब लग रहा है, ठीक है। जरा मुझे बताओ कि दूरी की गणना करनी है। अच्छा, कुलामियन फोर्स क्या कहता है कि अगर दो प्रोटॉन है, दोनों के बीच में लगने वाला वैद्युत बल, तो भैया वैद्युत बल की जो फार्मूला होगा वो कुछ ऐसे होगा कि F बराबर 1/4 पाई, लेटने वाला नहीं, इसको तो याद कर लो यार। Q इंटू में Q, क्योंकि दोनों प्रोटॉन है, दोनों का आवेश सेम होगा। Q1 Q2 बटे R का स्क्वायर, R की वैल्यू हमको निकालना है, तो R का स्क्वायर बराबर इसका पूरा मान कितना होता है, 9 गुणित 10 की घात 9 होता है, ठीक है। यहां पे क्या हो जाएगा, Q का स्क्वायर और बटे इसको लिख देंगे F, ठीक है। अब यहां से हो जाएगा मेरे भैया 9 गुणित 10 की घात 9। Q की वैल्यू कितनी है, एक प्रोटॉन पर उतना ही आवेश होता है जितना एक इलेक्ट्रॉन पर होता है, बशर्ते एक प्रोटॉन पर आवेश होता है, एक प्रोटॉन पर उतना धनावेश पाया जाता है प्लस का 1.6 गुणित 10 की घात -19 का, और वही एक इलेक्ट्रॉन पर उतने का ही ऋणावेश पाया जाता है -1.6 गुणित 10 की घात -19। याद रखेंगे, चलो 1.6 गुणित 10 की घात -19, फिर 1.6 गुणित 10 की घात -19, और यहाँ बटे में बटा, कहाँ बटा, F की वैल्यू 1.6 गुणित 10 की घात -27 और गुणित 9.8। देखो 1.6 लिखने का फायदा ये था कि देखो यहाँ पे हो गया कट्टम कुट्टम सीधे। बोलो, YT क्या, यूट्यूब है बेटा, YT मतलब यूट्यूब। क्लियर है मेरे भाई।
तुम लोग अभी तक दादा तेज प्रताप मारूंगा, इसे कंटाप खींच के धारती चाटते मेरे बता रहे हैं। फिजिक्स टीचर कट और भोजपुरी सिंगर। गुरु जी जैसे कृष्ण है। गुरु जी नहीं बेटा, गुरु जी। थैंक यू बेटा अंजलि। हाँ एक ही बात है बेटा, यस यस ठीक है। अब ये जोड़ घटाना गुणा भाग बेरोजगारों ये खुद से करें प्लीज। आप सभी से हाथ जोड़ के निवेदन है कि खुद से करें, खुद से करें को इसको लिख सकते हैं डू योर सेल्फ। ठीक है। क्लियर है बात? टॉपर कैसे बने बेटा, यूट्यूब पर वीडियो डालिए, पढ़ लो आराम से, समझ आ जाएगा कि टॉपर कैसे बनते हैं, टॉपर क्यों बनते हैं, टॉपर कहाँ कहाँ बनते, कब कब बनते हैं। ठीक है भैया मालिक। हाँ सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, वो तो बेटा क्लास अपलोड होने के बाद रेटिंग दी जाती है, रेटिंग दे देना, समझ आ जाएगा कितना अच्छा पढ़ाता हूँ। हमको नहीं, बाकी सबको भी दिख जाएगा। ठीक है, वो आता है ना वो डाउनलोड, फिर पीडीएफ, क्लास पीडीएफ नोट्स के बारे में, फिर उसके बाद रेटिंग वाला ऑप्शन रहता है, फिर कमेंट में बता दिया अगर कैसा लग रहा है, मजा आ रहा है। ठीक है, सबको क्लियर है बात? अरे रुको यार, पढ़ लो यार, कितना अच्छा से पढ़ा रहा हूँ। नहीं चलो आ जाओ आगे पर समझते हैं। ठीक है, मतलब मैं जितने फार्मूले आपको बताया हूँ सारे फार्मूले पे क्वेश्चन करा रहा हूँ, ऐसा कोई फार्मूला छोड़ नहीं रहा हूँ। ठीक है, सारे फार्मूले क्वेश्चन कराने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो एक अल्फा कण है जिस पर इतने न्यूटन, ध्यान से देखो, अल्फा कण है, इतने न्यूटन पर कूलाम के वैद्युत क्षेत्र में स्थित है, उस पर लगे वैद्युत बल की गणना करिए। देखो देखो अल्फा कण पर आवेश, अल्फा कण पर मैंने बताया था ना, अल्फा कण पर आवेश प्लस 2 इलेक्ट्रॉन का पाया जाता है, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 गुणित 10 की घात -19 होता है। 16 दूना 32, 3.2 गुणित 10 की घात -19 कूलाम का आवेश किसी अल्फा कण के नाभिक पर पाया जाता है, वैद्युत क्षेत्र में स्थित है कह रहा है। ठीक है, लगे वैद्युत बल की गणना करिए। वैद्युत बल का मतलब एफ की वैल्यू आपको गणना करनी है। आप मुझे बताइए कि अगर कि वैद्युत न्यूटन पर कूलाम, यानी कि ये न्यूटन पर कूलाम क्या, वैद्युत क्षेत्र ई की वैल्यू आपको गिवन दैट है, ई की वैल्यू भी गिवन है, 15 गुणित 10 की घात 4 गिवन है। ठीक है, तो वैद्युत बल की गणना एफ बराबर क्या होता है मेरे भाई, क्यू ई होता है। मैंने आपसे क्या कहा था अभी, देखो ध्यान से देखो, अगर किसी को थोड़ा सा याद रहो, क्लास ध्यान से देखोगे तो कुछ नहीं छूटेगा। मैंने कहा था ना तीव्रता में अगर बल की वैल्यू गिवन रहेगी, बल की बात करेगा तो एफ बराबर क्यू ई बराबर एफ बटे क्यू नॉट, या एफ बराबर क्यू ई का फार्मूला लगाते हैं। ठीक है, सर आपकी बुक कैसे खरीदे बेटा, उसी में लिंक है, आराम से खरीद लेना जैसे आपकी इच्छा करे, है ना। एफ बराबर क्या लिखा है, क्यू ई। अंकिता यादव, क्या दिक्कत आ रही बेटिया, पहले चैप्टर पढ़ो फिर न्यूमेरिकल सॉल्व करो, ऑटोमेटिक सब आने लगेगा। एक सॉन्ग अरिजीत सिंह का, अच्छा हाँ बिटिया, ये जो नई नई आज की का भूत तुम लोग को सवार है ना, 2-4 लाठी के बाद सारा भूत पिशाच निकल जाता है, तब एक ही गाना आता है, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, या बराबर क्यू ही आ गया। तो भैया एफ क्यू का मान किधर है, ये है 3.2 गुणित 10 की घात -19, और ये है मेरे भाई 15 गुणित 10 की घात 4 हो जाएगा, और ये खत्म हो जाएगा। डेसिमल हटाएंगे, जीरो नीचे बढ़ जाएगा, 5 तिहाई 15, 5 दूना 10, 2 एक करनम 2, 2 16 32, यफ बराबर कितना हो जाएगा, 16 तिहाई 48, 48 गुणित 10 की घात,
ये चला जाएगा माइनस में 15 हो जाएगा। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, F बराबर 4.8 गुणित 10 की घात -14 न्यूटन, इतना आ जाएगा और ये खत्म हो जाएगा। बोलो। ठीक है, दिमाग में बात आ गई। इतने न्यूटन का बल लगेगा। अरे 4 क्या 14 होगा। मेरा भी बुद्धि देखो, पिशाच निकल गया है मेरे उसमें। 4 लिखा, यहाँ लिखा हूं तो एक पावर कम करना था, उल्टा कर दिया। चलो, इतना न्यूटन। चलो ठीक है, वहीं पे होगा बेटा, मेरे इंस्टाग्राम पर होगा, देख लीजिएगा। हाँ -14 होगा बेटा, वही किया हूँ। ठीक है, मालिक गलती हो गई मोनू भाई, मालिक गलती हो गई, माफ कर दो हमको, हमका माफ कर दे भैया, माफ कर दे भाई मालिक। बेटा जिन बच्चों को दिक्कत आ रही कैलकुलेशन में, ऐसे न्यूमेरिकल्स में, बेसिक कॉन्सेप्ट में आपको दिक्कत आ रही थी, मीटर को सेंटीमीटर में नहीं बदल पाते हैं, ट्रिक चाहिए, ट्रिग्नोमेट्री में नहीं समझ आता है, लॉग कैसे निकाले, घात कैसे कन्वर्ट करें, आता भी है, बड़े बड़े इंटीग्रेशन नहीं कर पाते हैं, डिफरेंशिएशन नहीं कर पाते, बेटा यूट्यूब पर 7 बजे क्लास आपकी लगा दी है, यूट्यूब पर लाइव सेक्शन लगा दिया, आराम से आके देख के पूरा भर भर के पढ़ के टॉप कर जाना तुम लोग। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, तुम्हें दिल लगी भूल जानी। देखो ये सवाल भी बहुत सिंपल है, बता देता हूं। सवाल सिंपल क्या है मेरे भाई, सवाल में कह रहा है हीलियम का नाभिक का मतलब है कि अगर आवेश का वैल्यू गिवन है आपको, साफ साफ हीलियम का नाभिक मतलब आवेश की जो वैल्यू होगी वो 2 इलेक्ट्रॉन प्लस में होगी। वो मेरे भाई 2 गुणित 1.6 गुणित 10 की घात -19, यानी कि 3.2 गुणित 10 की घात -19। एक एंगस्ट्रॉम यानी कि आर की वैल्यू, एक एंगस्ट्रॉम में 10 की घात -10 मीटर, यानी कि 10 की घात -10 मीटर आपको गिवन है। जब दूरी और आवेश दिया हो और तीव्रता की गणना करनी हो तो बिंदु आवेश कारण कुछ दूरी पर तीव्रता का सूत्र होता है E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे R का स्क्वायर होता है। इसका मान होता है 9 गुणित 10 की घात 9, आवेश की वैल्यू 3.2 गुणित 10 की घात -19 और R की वैल्यू क्या है 10 की घात -10, फिर 10 की घात -10 और ये खत्म हो जाएगा। इसका आंसर सभी लोग कमेंट में बता देंगे कि तुम्हारा कमेंट में कितना आंसर आ रहा है। क्लियर है बात। मुस्कान तुम्हारा एक दिन नुकसान करा देगा भैया आयुष, अब मुस्कान का हो जाएगा फायदा। कैसे बोल के मिलेगा? नहीं बेटा क्लास लगी तो पढ़ के मिलेगा, जाके मिलेगा तुम्हें। IIT 2007 में पूछा गया प्रश्न है, ये आपको होमवर्क में देता हूँ और इस होमवर्क को मैं अगली क्लास में पढ़ाने के बाद कंटिन्यू करूँगा। ठीक है, बाकी पढ़ते रहिए, परेशान नहीं होइए। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हमेशा की तरह थी और हमेशा मेरे प्यारे बच्चों रहेंगी। ठीक है, अपना ध्यान रखिए सभी लोग। उड़ गया सवाल ही, उड़ गया लो। सारांश पे आ जाते हैं। समरी, समरी में आज हमने क्या पढ़ा मेरे भैया, टाउ बराबर PE साइन में थीटा पढ़ा। ठीक है, और टाउ को जो सदिश रूप लिखते हैं तो P क्रॉस E लिखते हैं। थोड़ा देर आराम करोगे तब आ जाओगे, है ना तुम लोग। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, E बराबर F बटे Q नॉट पे हमने फार्मूले पर हमने न्यूमेरिकल कर लिया, है ना। फिर हमने ढेर सारा न्यूमेरिकल सॉल्व किया, IIT से लेके UP बोर्ड के PYQs को भी सॉल्व करा। और बाकी कोई दिक्कत होगी तो परेशान मत हो, क्लास को दोबारा देख लेना, सब हो जाएगा। ठीक है, क्लास को प्लीज़ एक बार, प्लीज़ जितने भी आपके बैकलॉग लगे हैं, जो भी लगे हैं मेरे भाई, बहाना बिना किए इसको कंप्लीट कर लीजिए। 3 से 4 लेक्चर की फिजिक्स है जो पहला लेक्चर्स का है। और प्लीज़ लेक्चर फर्स्ट को जरूर देख लीजिए। यूट्यूब के अगर डाटा जाता जा रहा है तो YT के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से देख लीजिए। यूट्यूब पे जो भी क्लास आता है इन्फॉर्मेशन उसको दिखता रहा करिए, कमेंट में अपना प्यार सपोर्ट देते रहा करिए और इसको पढ़ते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। और जो भी DPP बेटा मिलती है उसको सॉल्व करिएगा। ठीक है, और DPP में जो कंटेंट कैसा है उसका रेटिंग आपको देना होता है, वो आप दे दिया करिए। ठीक है, उम्मीद है कि आपको क्लास अच्छी लगी होगी, हमेशा की तरह। अपना ध्यान रखिए, बाकी हम लोग आपके साथ हैं। और कभी अगर छोटी मोटी चीज़ें आपको नहीं भी समझ आती, डरिए मत, आपका भाई आपके साथ खड़ा है। और प्रॉमिस करता हूँ हर वो कमजोर बच्चा जिसको 2 गुणित 2 नहीं आता उसको भी सिखाएंगे फिजिक्स। थोड़ा समय दो, डाउट सेक्शन लगाएंगे,
फिजिक्स पे बेसिक क्लास लगा रहा हूँ, आपकी डिमांड पे लगा रहा हूँ। सबको देखना है, आराम से देखो, तब हो जाएगा, धीरे धीरे होगा। कोई पेट में से सीख के नहीं है, आपको नहीं आता तभी आप यहाँ हो, ठीक है। अपना ध्यान रखिए, मैं हूँ आपके साथ। थैंक यू सो मच प्यारे बच्चों, आप सभी को लव यू ऑल, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।